नमस्ते। IHSG क्लासेस में आप सबका स्वागत। आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में बहुत ही जाना माना एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है जिनका पीरियड था प्री मीडिएवल पीरियड। इनका साल अगर आप देखें जिस समय ये अपना काम किए हैं वो है 1225 से 1274 क्रिश्चियन एरा, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद का ये एरा है। और इस समय इनका जो काम था वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है उनके लाइफ के बारे में जानना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर को अगर हम सच्चे समझना चाहते हैं तो उनके समय में क्या इकोनॉमिक कंडीशन था, उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, उसके पहले क्या क्या घटनाएं हो गया था, ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पॉलिटिकल थिंकिंग को अगर हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मिक्सअप हो जाता है। आजकल के जो क्वेश्चन है नेट में बोलिए या आरपीएससी या पीसीएस किसी में बोलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कोटेशन। तो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कोई भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर देख लीजिए, काफ़ी बार ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो बहुत लोगों ने बोला है। जैसे मानिए लिबरल्स है, उसमें जेएस मिल है, उसमें बेंथम है, तो उनके ओपिनियन सेम लगता है। जैसे ही थॉमस एक्विनस के ओपिनियन के साथ अगर हम सीजरो को ओपिनियन भी बता देंगे तो कभी कभी लगेगा सेम है। तो इसीलिए उनके थिंकिंग को आप मेमोराइज मत करिए, उनके थिंकिंग को आप अंडरस्टैंड करिए। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके लाइफ, उनके बैकग्राउंड जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों ऐसा वो बोले थे वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थॉमस एक्विनस के लाइफ कैसा था? थॉमस एक्विनस एक नाइट परिवार में जन्म लिए थे जो बहुत ही वेल्दी था। तो ऑब्वियसली बचपन से ही उनके माता पिता ने यही कोशिश किया था कि वो बड़े होके नाइट ही बने या फिर कोई बहुत ही शक्तिशाली एरिस्टोक्रेटिक पर्सन बने, शादी ब्याह करे, बच्चा पैदा करे, एक नॉर्मल फैमिली हो। सबके माता पिता वैसे ही चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जब शिक्षा लेने गए तो वो एक ऐसे पर्सन के पास शिक्षा लेने गए जो मेंडिकन फैमिली के थे। मेंडिकन फैमिली मतलब मेंडिकल थियोलॉजी जो था, मतलब बेगिंग थियोलॉजी, मतलब एक तरह का वो लोग संत होते थे जो मटेरियल प्रॉपर्टी पे बिलीफ नहीं करते थे, अर्थली प्रॉपर्टी पे बिलीफ नहीं करते थे, और वो बेगिंग के द्वारा अपना ज़िंदगी बिताते थे। तो ऐसे ही वो अपना जो 15-16 उम्र के शिक्षा है वो ऐसे लोग के सामने वो किया जो मेंडिकन मेंटेलिटी पे बिलीव करते थे। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि जब 17-18 उम्र आया तो वो भी मेंडिकन बनने के लिए चाहत किए, मतलब वो बेगिंग करके अपना पूरा ज़िंदगी बिताएगा। और जैसे उनके माता पिता चाह रहे थे कि शादी करे या वो अपना फैमिली और एक अच्छा करियर चुने, वो नहीं चुनना चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब 19 साल के वो थे, उनके घर में उनके फैमिली वालों ने एक प्रोस्टिट्यूट को भेजा ताकि वो अपना रूप रंग दिखा के उनको लुभा सके और सेलिब्रेसी के लाइफ से नॉर्मल एक आदमी के लाइफ पे ला सके। तो उन्होंने क्या किया कि वो चिल्लाने लगे और गर्मी के लिए वहाँ पे लकड़ी पड़ा हुआ था जो जल रहा था, क्योंकि वो ठंड के देश था। वो भी इटालियन फैमिली से थे। तो उन्होंने वो लकड़ी उठाया और दीवार में एक क्रॉस ड्रॉ करने लगे और चिल्लाने लगे। ऐसे ही जब चिल्लाने लगे
तो आसमान से दो एंजल आ गए, परी आ गए और उनको शांत किया, फिर वो सो गए। इसके बाद इनके घर वालों ने ये समझ लिया कि ये इंसान आम आदमी की तरह नहीं है, इसमें कुछ आश्चर्य पावर है, और इनको संत उपाधि मिल गया। ये संत उपाधि बहुत इम्पोर्टेंट है इनको समझने के लिए, क्योंकि पूरे रोमन कैथोलिक चर्च, जो उस समय के पूरे रोमन कैथोलिक समाज और सोसाइटी एंड पॉलिटी, समाज एवं देश को रूल कर रहा था, उसका जो हेड होता था वो था पोप। और 30% सिर्फ पोप ही संत होते थे। जैसे आप लोगों को पता होगा, कुछ साल पहले हमारे देश में जो मदर टेरेसा थे, उनको संत अनाउंस किया था और वेटिकन सिटी से पोप आए थे उनको संत का उपाधि देने के लिए। तो संत होने का मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है। वो भगवान को अपना ज़िंदगी निछावर कर दिए थे। और संत होने के बाद वो वापस जब चले गए चर्च में, तो उनको उनका शिक्षा देख के टीचर बनने के लिए लोगों ने कहा, क्योंकि मामूली सिर्फ धार्मिक काम नहीं, उनको बोला गया कि तुम लोगों को सिखाओ। और ये सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय मेडिएवल टाइम था और लोगों के मन में बहुत सारे रॉन्ग आइडियाज़ आ रहे थे, और वो पेरिस चले गए सिखाने के लिए। और अल्टीमेटली बहुत जब उन्होंने शिक्षा लाभ किया तो उनको डॉक्टर ऑफ चर्च का उपाधि मिला। जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मिलता है, पीएचडी का मतलब ये है कि आपको शिक्षा का जो हाईएस्ट डिग्री है वो मिल चुका है। उस समय डॉक्टर ऑफ चर्च बोला जाता था। डॉक्टर ऑफ चर्च मतलब जो चर्च के लोग थे उनमें से ऐसे कुछ पर्सन जो थिंकिंग में अपना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं। सो दैट मीन्स उस समय के जो चर्च के जो जितने क्लर्जीमैन थे उसमें से वो एकमात्र डॉक्टर थे, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब सेंट थॉमस एक्विनस की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये दो जो डिग्री है, आप मान के चलिए, या पदवी है, ऑनर है, एक है संत और एक है डॉक्टर, जो मिला था, जो ये साबित करता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्ञानी एवं उच्च विचार के धनी थे। ये सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसके आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको लग सकता है कभी कभी कि बहुत ही ये चर्च के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं और ईश्वर के बारे में बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, पॉलिटी इसमें कम है। तो क्यों इनके ये थिंकिंग बना, ये समझने के लिए ये ज़रूरी है। और अल्टीमेटली इनका जो मेन लिगेसी है, या बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इन्होंने उस समय के जो बहुत सारे थिंकर्स थे, एरिस्टोटेलियन, रोमन थिंकिंग, पैट्रिस्टिक थिंकिंग, मतलब पैट्रिस्टिक मतलब पैट्रिशियन मतलब एरिस्टोक्रेटिक होते हैं, तो पैट्रिस्टिक थिंकिंग एक अलग, एरिस्टोक्रेटिक थिंकिंग बोला जाता है, जिसको एलिट थिंकिंग बोला जाता है। ऑगस्टिनियन थिंकिंग, क्योंकि सेंट थॉमस एक्विनस के पहले जो आया था वो था सेंट ऑगस्टिन, जिनका भी पॉलिटिकल थिंकिंग बहुत फेमस था। और ज्यूइश थिंकिंग, क्योंकि क्रिश्चियन का एक अलग थिंकिंग बन रहा था। आप लोगों को पता होगा कि रोमन साम्राज्य में ही ज्यूस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, तो उस समय एक क्रिश्चियन फिलोसफी जो है वो अलग से बन रहा था, जो एक इन फॉर्म ऑफ मेकिंग था, जिनको सबको वो एक साथ करके उन्होंने क्रिश्चियन जो फिलोसफी है उसको बनाया। यही है उनके मेन जिसको कहते हैं अवदान, कि उन्होंने ये सारे जो थिंकिंग है, ये सारा थिंकिंग को एक साथ करके इन्होंने क्रिश्चियन फिलोसफी को बनाया था। ठीक है, अब हम जाते हैं इनके राइटिंग पे। इन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स किए थे, जिसमें सुमा थियोलॉजी है, सुमा कॉन्ट्रा जेंटलिस है, या कमेंटरीज ऑन क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स है। ये सारे बहुत सारे फेमस है, लेकिन इनके जो सबसे फेमस है वो है कमेंटरीज ऑन एरिस्टोटल। ये इनके सबसे फेमस राइटिंग है। और क्यों ये इतना फेमस है
वो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। एक्चुअली हुआ क्या था कि आप सबको एरिस्टोटल के ओपिनियन पता है, हमने पहले वीडियो में वो बनाया भी है कि एरिस्टोटल के ओपिनियन क्या था। एरिस्टोटल एक रिलीजियन और रीज़न की बात करते थे, मतलब उनके हिसाब से कि रिलीजियन और रीज़न कोई अलग कुछ नहीं है, और रिलीजियन और रीज़न के मिक्सचर से ही हम लोगों को एक जो किंगली बिहेवियर है या किंगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था उस समय, जब हम थॉमस एक्विनस की बात कर रहे थे, वो जब पेरिस में पढ़ाने के लिए गया तो वो एवेरोस के जो थिंकिंग है उससे परिचित हुए। अब एवेरोस कौन था? एवेरोस एक अरेबियन स्कॉलर थे जो बहुत ज़्यादा रीज़न की बात कर रहे थे। मतलब आप अगर पॉलिटिक्स में देखिएगा तो उस समय इस्लाम धर्म आ चुका था यूरोप में, एशिया से वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ बढ़ रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ था लेकिन ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और सभी लोग ये कोशिश कर रहे थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जगह और जगह के इंसानों के ऊपर वो कब्जा कर सके। सबसे ज़्यादा इंसानों को आप कैसे कब्जा कर सकते हो? आपके थिंकिंग से। तो जो क्रिश्चियन थिंकिंग है उसको हटा के रीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आना शुरू हो गया था। जो एवेरोस के जो थिंकर्स थे, वो जो एवेरोस के जो थिंकिंग है और एवेरोस के जो शिष्य थे वो लाना शुरू किए थे। तो एरिस्टोटल की जो थिंकिंग है वो एवेरोस के हाथ लगा था, और एरिस्टोटल के थिंकिंग को थोड़ा सा अदल बदल करके एवेरोस के जो शिष्य हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को ये समझाने की कोशिश किया था कि फेथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रिलीजियन और रीज़न में रीज़न को ज़्यादा अहमियत देना शुरू किया था। यहाँ पे ही हमको दिखाई देता है कि थॉमस एक्विनस का इम्पोर्टेंट, क्योंकि थॉमस एक्विनस क्या कह रहा है? थॉमस एक्विनस कह रहा है फेथ डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट रीज़न बट कॉम्प्लीमेंट्स इट। मतलब रीज़न और फेथ का कोई लड़ाई नहीं है, रीज़न और फेथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जो चीज़ फेथ में हम लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, रीज़न उसको भर दे रहा है। सो दैट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनस द मेन थीम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, के फेथ डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट रीजन बट कॉम्प्लीमेंट्स इट। ये आप लोगों को एग्जाम में भी पूछे जा सकता है, ये कोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम सीधा आ जाते हैं थॉमस एक्विनस के आइडियाज़ पे जो वो लॉ एंड द स्टेट पे दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि थॉमस एक्विनस को सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसोफर के हैसियत से ही नहीं, एक लीगल फिलोसोफर के हैसियत से भी लोग बहुत पढ़ते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही नहीं पढ़ते हैं, जो लॉ में है वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार लॉ को बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया था। इसीलिए लॉ का जो ओरिजिन है वो अगर समझना है तो आपको थॉमस एक्विनस पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन लॉ को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया था। उनके हिसाब से एक सिंपल लॉ अगर हम बोले तो हम पूरा लॉ को नहीं समझ पाएंगे। तो लॉ क्या है? लॉ इज सम ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड प्रोमलगेटेड बाय हिम हु हैज़ केयर फॉर द कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे आप देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट है वह लॉ, वो क्या है? वो है ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन। ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन क्यों बन रहा है? बन रहा है सबका भलाई के लिए, कॉमन गुड के लिए। और वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है जिसको कम्युनिटी का केयर है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कम्युनिटी से कोई हिलदुल नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो कभी भी लॉ के लिए काम
नहीं करेगा या वो लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, अब बात आता है कि लॉ का प्रकार क्या है। उनके हिसाब से देखिए, लॉ है 4 प्रकार। एक है इटर्नल लॉ, फिर है डिवाइन लॉ, फिर है नेचुरल लॉ, और फिर है ह्यूमन लॉ, जिसको आप नेशन और सिविल लॉ भी कह सकते हैं। अब ये देखिए, एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, दैट इज़ द होल लॉ। ठीक है, ये पूरा ही जो लॉ है वो है इटर्नल लॉ। ये बाकी जो सारे 3 लॉ है, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, ये सब इटर्नल लॉ का ही पार्ट है। ये पूरा इटर्नल लॉ है। ठीक है, तो इटर्नल लॉ है क्या? इटर्नल लॉ एक रीज़न है जो माइंड ऑफ गॉड में एग्जिस्ट करता है, जिससे उन्होंने पूरा यूनिवर्स को बनाया है। और ये लॉ ही पूरा हेवनली अर्थली ऑब्जेक्ट्स को रेगुलेट करता है। और ये आम इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इटर्नल लॉ जो है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, आप नहीं समझ सकते। वो सिर्फ भगवान समझ सकता है। इटर्नल लॉ का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान समझ सकता है, और उसी से पूरा ब्रह्मांड चलता है। इटर्नल लॉ अर्थ की नहीं बात करता है, ब्रह्मांड की बात करता है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे ब्रह्मांड में अर्थ एक बहुत ही छोटा वस्तु है। तो हम लोग मानिए ये तो देख सकते हैं कि सूरज जो है वो सुबह हमारे आंखों के सामने आ जाता है, रात में डूब जाता है, या चांद हमारे आंखों के सामने रात को आ जाता है और सुबह हम उसको देख नहीं पाते हैं। या फिर बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, जो हम लोग देख सकते हैं। कुछ साइंस से हम लोगों ने इनके गतिविधि जो है वो नापने की कोशिश की है। मोदी सरकार के समय हम लोगों ने चांद पे अपना पैर जमाया है। सूरज में भी हम लोग अपना अस्तित्व प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी तक बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि वो भगवान के माइंड के क्वेश्चन है। वो भगवान के अंदर ही उसके जवाब मिलेगा, वो हम आम इंसान कभी नहीं समझ सकते। तो उसके बाद जो लॉ आता है वो है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ भी देखिए इटर्नल लॉ का एक पार्ट है। मतलब इसको हम लॉजिकली अगर कहें तो सारे डिवाइन लॉ इटर्नल लॉ का पार्ट है, लेकिन इटर्नल लॉ सारा डिवाइन लॉ का पार्ट नहीं है। तो मानिए अगर पूरा इटर्नल लॉ 100% है तो उसका 70% या 60% है डिवाइन लॉ। ठीक है, और डिवाइन लॉ के अंडर में ही नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, ये सब आता है। तो डिवाइन लॉ क्या है? डिवाइन लॉ है अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ इटर्नल लॉ, और ये भगवान का कमांड है इन स्क्रिप्चर्स, जो भगवान ने कुछ ही लोगों को दिया है ताकि वो पूरे विश्व को समझ सके। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि डिवाइन लॉ कुछ इंसानों के हाथ में है, कुछ इंसान जो है उसको समझ सकते हैं। इटर्नल लॉ कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन डिवाइन लॉ कुछ इंसान समझ सकता है। अब ये कुछ इंसान क्या है, कौन है? जो भगवान के कमांडर है। ठीक है, अब जैसे क्राइस्ट है, या फिर अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो साधु है, जैसे मानिए गौतम बुद्ध थे, उनको क्या हुआ था? उनको मोक्ष लाभ हुआ था, सैल्वेशन। मोक्ष क्या है? दैट इज इटर्नल नॉलेज। तो जब आपको मोक्ष हो जाएगा, बहुत बार जब आप जन्म लेंगे और उसके बाद एक जन्म में आप जब ध्यान करेंगे भगवान का, तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। और वो मोक्ष क्या है? वो है इटर्नल लॉ।
लॉ के बारे में नॉलेज या फिर डिवाइन लॉ के बारे में नॉलेज। मतलब उसमें क्या होगा कि कम से कम आप थोड़ा सा जो आजू बाजू के जो मिस्ट्रीज है वो आप समझ पाएंगे। जैसे क्यों बारिश हो रहा है, क्यों इतना धूप ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर क्यों इस इंसान को इतना दुख है, या क्यों इस इंसान को इतना बीमारी है, परेशानी है। ये थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज है वो जो समझ सकता है वो है भगवान के कमांडर, जिसको डिवाइन लॉ प्राप्त है। इसमें भी आप देखिए, अगर आप इसको पॉलिटिकल साइड पे देखेंगे तो इसका पॉलिटिकल साइड ये है कि जो बाइबल है वो है भगवान के स्क्रिप्चर। तो उसमें भगवान ने क्या किया है, डिवाइन लॉ को लिख दिया है। कौन लिखा है? क्राइस्ट ने लिखा है। या फिर अगर हम इंडिया के देखेंगे तो इंडिया में जैसे महाभारत है, भगवान कृष्ण ने आके जो बताया है गीता में, वो सारे भगवान के वाणी हैं। तो कृष्ण तो पैदा हुआ था भारत में, तो वो भगवान के कमांडर है जो आके लिख रहा है जो भगवान के डिवाइन लॉ है उसके बारे में। सो दैट इज डिवाइन लॉ। उसके बाद जो आता है वह है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ डिवाइन लॉ का पार्ट है। मतलब पूरा इटर्नल लॉ अगर 100% है, उसका 60% अगर डिवाइन लॉ है, तो नेचुरल लॉ होगा उस 60% का 20%। ठीक है। और वो डिवाइन लॉ से ही उत्पत्ति हुआ है, उसका उत्पत्ति जो है वो डिवाइन लॉ से ही है। और नेचुरल लॉ क्या कर रहा है? नेचुरल लॉ कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन रीजन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब हमारे मन में जो रीज़न है, जो लॉजिक है, क्योंकि हम पूरे दुनिया में सारे एनिमल से अलग इसीलिए है कि हम रीज़न से सब कुछ इलास्ट्रेट कर सकें। और वही रीज़न है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ कुछ अच्छे जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्डक्ट है एवं जो अंदर की जो नॉलेज है उसी से हमारे मन में पैदा होता है और तैयार होता है। ओके, द रीजन ऑफ मैन helps him to evolve certain good principles of conduct through his innate knowledge of what is good or bad, and this general principle form of the body of natural law। तो किसी भी इंसान के अंदर हम नेचुरल लॉ नहीं देख पाएंगे। कुछ इंसान के अंदर जिन्होंने नॉलेज हासिल किए हैं एवं कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स को मानते हैं, उनके अंदर ही हम नेचुरल लॉ देख पाएंगे। Since human reason is imperfect and can grasp only certain general principles of natural law, a more comprehensive body of law necessary for man's guidance and regulation, hence here is human law। मतलब ये जो नेचुरल लॉ है, ये नेचुरल लॉ सब लोग नहीं समझ पाएंगे। ये नेचुरल लॉ सिर्फ चुनिंदे लोग समझ पाएंगे जो बहुत अच्छी तरीके से रीज़न और नॉलेज के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो फिर सबको जो समझ में आए वैसा लॉ चाहिए। वो लॉ है ह्यूमन लॉ और नेशनल और सिविल लॉ। मतलब मानिए फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल सकते हैं कि नेचुरल लॉ के अनुसार एक आईन विधि लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि भारत कैसे चलेगा। लेकिन उसको समझना सबकी बस की बात नहीं है, कुछ चुनिंदे लोग ही समझ सकते हैं।
तो सबको समझने के लिए कुछ ऐसे कुछ आम चीज़ें लिखना पड़ेगा आम भाषा में, जो सबको समझ में आए, जिससे देश के जो नागरिक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो समझ सके। तो वैसे इजी लैंग्वेज में जो लॉ लिखा जाएगा उसको कहते हैं ह्यूमन लॉ और नेशन और सिविल लॉ। तो मतलब लॉ 4 प्रकार के हैं, इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ। जिसमें से इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ सबके बस की बात नहीं है। वो हम सिर्फ चुनिंदे जो भगवान के पात्र है या भगवान है वही बता सकता है। हमारा जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, जिससे हम देश चलाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ह्यूमन लॉ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ह्यूमन लॉ क्या है? ह्यूमन लॉ इज द मेन बेस ऑफ रीजन एंड नेचुरल लॉ। मतलब उसमें 2 चीज एक साथ हुआ है, एक है रीजन और दूसरा है नेचुरल लॉ। वो दोनों मिलकर ह्यूमन लॉ तैयार हुआ है। क्यों तैयार हुआ है? व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज कॉमन हैप्पीनेस और कॉमन गुड। मतलब ह्यूमन लॉ इसीलिए तैयार हुआ है ताकि हम सबको वो खुशी दे सके या फिर सबको भलाई कर सके। और सोसाइटी और पॉलिटिक्स में फिर ह्यूमन लॉ कैसे काम करेगा? वो हमेशा ऐसा काम करेगा जिससे सबका भलाई हो, और सिर्फ वही काम करेगा जो नेसेसरी हो। अननेसेसरी काम ह्यूमन लॉ के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, जैसे मानिए अगर किसी का शादी हो रहा है, तो वो शादी में जाके अगर हम बोले कि बारातियों के साथ नाचना है, पुलिस भेजो, पुलिस आके नाचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम ये नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि बारातियों को कोई अटैक करने वाला है, क्राइम सीन होने वाला है, बारातियों को प्रोटेक्शन दो, तब आके बाराती को पुलिस प्रोटेक्शन देगा। तो मानिए एक शादी में जब सब लोग डांस कर रहा है तो भी सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी ऑफ ए स्टेट। स्टेट तभी काम करेगा जब अच्छा के साथ साथ वो नेसेसिटी भी होगा। ठीक है। बेस्ड गवर्नमेंट क्या है? बेस्ड गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अपॉन जस्टिस एंड रूल अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ लॉ। मतलब जो सबसे अच्छा सरकार है वो हमेशा जस्टिस के ऊपर बेस करके बना होगा। जैसे मानिए अगर सरकार को अगर हम एक घर बोले तो उस घर का जो बुनियाद है, जो बेस है, वो होगा जस्टिस। तो स्टेट का जो बुनियाद होगा वो है जस्टिस, और वो काम करेगा लॉ के अनुसार, वो लॉ के बाहर नहीं काम करेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात थॉमस एक्विनास कर रहा है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होगा? अब जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, सब ने ये कहा है कि देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो थॉमस एक्विनास ने भी कहा कि फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। मोनार्किकल हो सकता है, मतलब राजा हेड होगा। एरिस्टोक्रेटिक हो सकता है, मतलब एरिस्टोक्रेसी या जो ग्रुप ऑफ एलिट पीपल है वो चलाएगा सरकार। रिपब्लिकन हो सकता है, मतलब हाईएस्ट बॉडी में कभी हेरिटेरी पावर में कोई नहीं आएगा और बहुत सारे लोग मिलके रिपब्लिक को चलाएंगे। जैसे मैकियावेली ने बोला है कि रिपब्लिक इज द बेस्ट। लेकिन अगर हम थॉमस एक्विनास के हिसाब से देखें तो थॉमस एक्विनास बोल रहा है कि मोनार्की ही बेस्ट है। अब क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब से पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक ही भगवान है जो अपने हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। वैसे ही पूरे विश्व में या पूरे देश में एक ही सरकार होना चाहिए और उसी की तरह उसी के अनुसार देश चलना चाहिए। तो प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ थॉमस एक्विनास अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है मोनार्की। ठीक है। अब मोनार्क क्या होगा? मोनार्की तो हमने कह दिया। अब मोनार्की तो काफ़ी सारा तरीके से हो सकता है, टिरानी भी हो सकता है। लेकिन थॉमस एक्विनास कहते हैं कि टिरानी होने का सबसे ज़्यादा चांस जो है वो है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जहाँ मतलब डेमोक्रेसी हो। जैसे प्लेटो ने भी कहा था, एरिस्टोटल ने भी कहा था, ऐसे ही थॉमस एक्विनास भी कह रहे हैं कि टिरानी जो है वो मोनार्की में भी हो सकता है, लेकिन
ज़्यादा होने की संभावना है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, इसीलिए मोनार्की जो है वो प्रेफरेबल है। और मोनार्क क्या करेगा, मोनार्क सबके लिए काम करेगा, सबके अंडर में सबके भलाई के लिए काम करेगा, और कभी वो पर्सनल वेल्थ और पर्सनल पावर को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि थॉमस एक्विनास राजा की पर्सनल वेल्थ या पावर की बात नहीं करता है, क्योंकि अगर राजा के पास पर्सनल वेल्थ आ गया, पावर आ गया, तो फिर वो करप्ट बन जाएगा, हंग्री फॉर द पावर। उसके जो जस्टिस है, उसके जो अंदर की जो जस्टिस है या कॉमन गुड की जो चिंता है वो खत्म कर देगा और वो सेल्फिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि रेवोल्यूशन हो सकता है। आप बोलेंगे कि हमेशा का एक तरह का सरकार रहेगा, नहीं, रेवोल्यूशन हो सकता है। और लेकिन कब रेवोल्यूशन हो सकता है, जैसा भी हो वैसे भी रेवोल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई मोनार्क जस्टिस के हिसाब से अपना स्टेट चला रहा है तो क्या रेवोल्यूशन हो सकता है? नहीं, रेवोल्यूशन हो सकता। रेवोल्यूशन कब होगा? जब लॉ ऑप्रेसिव होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब लॉ ऑप्रेसिव होगा और वो नेचुरल लॉ को विरोध करेगा। ठीक है, तो थॉमस एक्विनास के हिसाब से कब रेवोल्यूशन हो सकता है? जब लॉ ऑप्रेसिव होगा और वो नेचुरल लॉ को कंट्रावीन करेगा, मतलब उसका विरोध करेगा। तो फिर इन ए नटशेल व्हाट इज द बेस्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास? जिसको पता है कि सारे राजनैतिक अधिकार का मूल है भगवान, एवं वो इंसान को इटर्नल सैल्वेशन मतलब मुक्ति या मोक्ष दिलाने का काम करेगा, वो होगा बेस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेस्ट गवर्नमेंट अगर ना हो तो रेवोल्यूशन होगा। और बेस्ट गवर्नमेंट क्या होगा? वो ये सोचेगा कि भगवान ही जो है वो है सबसे ऊपर एवं सारे अथॉरिटी का हेड। ठीक है, यहीं पे आ जाता है जो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है कि स्टेट में चर्च का क्या भूमिका है। अब मैंने आपको लॉ के बारे में बताया कि लॉ के क्या क्या प्रकार है, क्यों है, और मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि वो जो ह्यूमन लॉ है वो स्टेट में कैसे चलेगा और स्टेट का जो सरकार है वो कैसे काम करेगा। लेकिन जो बायोग्राफी आपने देखा उसमें आपने एक चीज़ देखा कि वो संत थे, तो वो चर्च का जो सुप्रीमेसी उस पर बिलीव करते थे और क्रिश्चियन फिलोसफी पे बिलीव करते थे। तो उनका जो चर्च एंड द स्टेट का ओपिनियन है उसमें हमको उनके जो पर्सनल लाइफ या पर्सनल बिलीफ उसको झलकता दिखता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चर्च इज सुपीरियर। क्यों? क्योंकि वो रिपोजिटरी ऑफ फेथ, मतलब चर्च पूरे समाज के जो एक फेथ है उसको बरकरार रखते हैं, इसलिए चर्च सुपर है। हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी में क्या बोलते हैं कि एक स्टेट के बीच में बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं जो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, लेकिन चर्च इज़ द हाईएस्ट लेकिन स्टेट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थॉमस एक्विनास ये कह रहे हैं कि चर्च इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट हाईएस्ट है ये नहीं बोल रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों को पूछा जाए कि हु सेज चर्च इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, देन द आंसर इज थॉमस एक्विनास। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि एक शिप मानिए जब तैयार हो रहा है, जो नाव है जो तैयार हो रहा है समुद्र में चलने के लिए, राजा उसका कारपेंटर है या स्टेट उसका कारपेंटर है, मतलब उस शिप बनाने के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन वो शिप चलाएगा कौन? पायलट कौन होगा? पायलट और जो शिप को डायरेक्ट करेगा, रेगुलेट करेगा, वो कौन होगा? वो होगा चर्च।
तो मतलब आप सोचिए कि जो हमारा जीवन है, अगर हम उसको एक समुंदर देखें और जो पॉलिटिकल या अथॉरिटी अगर उसको हम शिप देखें, तो हमारे जीवन के ऊपर से अथॉरिटी किसका है? अथॉरिटी है जो हमको नियंत्रण कर सकता है, हमको चला सकता है, वो है चर्च। राष्ट्र क्या करेगा? राष्ट्र सिर्फ हमारा उस अथॉरिटी को तैयार रखेगा और कुछ नहीं करेगा, उसके हाथ में और कुछ नहीं है। फिर सेक्युलर रूलर कैसे काम करेगा? मतलब वो रूलर को एक तरफ बोल रहा है कि वो गॉड को मानेगा, दूसरी तरफ बोल रहा है कि सेक्युलर भी होगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा है। सेक्युलर रूलर काम करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ द चर्च। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप देखिए कि वो एक तरफ वो बोल रहा है कि वो सेक्युलर है, लेकिन वो सेक्युलर होने के बावजूद वो गाइडेंस ऑफ द चर्च के अंडर में काम करेगा, क्योंकि चर्च ही ऐसा इंसान है या ऐसा एक जगह है जहाँ के लोग को नेचुरल लॉ के बारे में पता है और नेचुरल लॉ कैसे काम करता है, क्या सही क्या गलत, ये सब समझा सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज लेजिटिमेट अथॉरिटी? लेजिटिमेट अथॉरिटी टू गवर्न पासेस ऑन द होल कम्युनिटी फ्रॉम गॉड। मतलब भगवान से सारा अथॉरिटी आया है और ये अथॉरिटी कम्युनिटी की तरफ जा रहा है थ्रू स्टेट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनस, political philosopher. Thank you for watching. I hope you understood the philosophy of Thomas Aquinas.